वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी साइंस का 9th क्लास की है बेटा। उसमें 5th चैप्टर जिसका नाम था जीवन की मौलिक इकाई, उसमें हमने लास्ट टॉपिक ये वाला किया था, ठीक है, पार्ट 2 में। ओके, और पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन जाना था इसका क्या था। और जिसने वो दोनों नहीं देखे हैं बेटा तो उनको देख लेना, उनका लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, आज हम जानेंगे अपने कोशिका के दूसरे भाग यानी कि किसके बारे में, कोशिका भित्ति, ठीक है। आज हम जानेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, जो कि क्या है, सिर्फ पादपों में ही पाई जाती है, और दूसरा केंद्रक के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको बेटा ये समझ आता है बहुत अच्छे से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करो इसको। ओके, देखो कोशिका भित्ति क्या होती है बेटा। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका ये होती है बेटा, ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका झिल्ली है। लेकिन जो पौधे होते हैं उनके चारों तरफ एक और परत होती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ, देखो हमने एक और किया था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, जो हमने कोशिका झिल्ली पढ़ा था, ठीक है। जो ये थी झिल्ली थी, ये भित्ति तो इसके चारों तरफ है, ये जो झिल्ली है ये भी किसी चीज़ की बनी होती है। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में करा था बेटा। जिन बच्चों ने वो किया है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे अपने कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये किसकी बनी होती है। इससे आपको याद करने में आसानी होती है बेटा जब तुम अपने हैंड से लिखते हो तो। ओके, अब बात करते हैं कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज क्या होता है बेटा? सेल्यूलोज भी एक तरीके का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमने 6th क्लास में पढ़ा था, जो भोजन होता है, भोजन के घटक पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर, जिसमें क्या था, भोजन के कई घटक होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इस तरीके से। तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, सेल्यूलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसकी क्या बनी होती है, ये कोशिका भित्ति बनी होती है। ओके, 1 मिनट। अब देखो सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है, और ये बहुत जटिल पदार्थ है, ठीक है। यह पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जटिल है तभी ये संरचना प्रदान करेगा। कोशिका भित्ति दीवार का कार्य कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है वातावरण से, तो ये बेटा दृढ़ तो होगा ही, ठीक है, जटिल भी होगा। जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है, यानी कि प्रासरण विधि द्वारा किसी पौधे की कोशिका में पानी की कमी होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ सब क्या होता है, संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। देखो एक पॉइंट याद रखो, जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। हम जीव द्रव्य पढ़ चुके हैं बेटा, जीव द्रव्य भी मैं बता चुकी हूँ कि क्या होता है, तो इसको भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि जीव द्रव्य कुंचन होता है, कैसे होता है। जब कोशिका से बाहर क्या होता है, जल निकल जाता है, कब, प्रासरण विधि द्वारा, यानी कि पानी की हानि होती है, इसको वातावरण में चला जाता है इसका पानी, तो क्या होता है, ये सिकुड़कर छोटी हो जाती है। तो ये जब सिकुड़कर छोटी हो जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। अब ये जीव द्रव्य कुंचन क्यों कहा जाता है? जिसको जीव द्रव्य का मतलब पता है तो उसको आसानी से समझ आ जाएगा। अब जिसको पता है बेटा वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, ठीक है। जीव द्रव्य कुंचन तो हम इसको कहते हैं कि इसका सिकुड़ जाना कोशिका का, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप देखो, रियो की पत्ती, एक पेड़ है बेटा रियो, उसकी पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाई गई। उसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा, छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे। इन्हें क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं बेटा। हमने 8th क्लास की वर्कशीट में जाना था, जो हरे रंग के छोटे छोटे से धब्बे दिखाई देते हैं हमें कोशिका के अंदर, वो क्या होते हैं, वो क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल होते हैं, हरे रंग इसलिए होता है क्योंकि वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। देखो क्या बोलना चाह रही हूँ बेटा मैं, कि पादप जो कोशिका है उसमें ऐसे छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं हरे रंग के, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब ये हरा रंग क्यों है इन क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल है, हरे रंग का वर्णक। ओके, देखो इसमें लिखा भी है, इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। ओके, इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक की सांद्र विलयन डालो। अब हमने क्या किया, इस स्लाइड पर जो बनाई थी, जिस पर हमने ये रियो की पत्ती रखी, उस पर हमने शक्कर और नमक का कुछ सांद्र विलयन कोई भी एक का डाल दिया, ठीक है। 1 मिनट बाद प्रतीक्षा करी और इसे सूक्ष्मदर्शी में देखा तो हमने क्या देखा, अब रियो की पत्ती को कुछ मिनट तक जल में उबाला। इससे पत्तियों को की सभी कोशिकाएं क्या होती है, मर गई। अब एक पत्ती की स्लाइड पर रखो। अब हमने जो वो उबाली थी उस पत्ती को क्या किया,
उसके ऊपर रखा स्लाइड के, यानी कि स्लाइड होती है कांच की, उसके ऊपर रखा, उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा। अब स्लाइड पर रखी इस पत्ती को शक्कर अथवा नमक की सांद्र विलयन में डाला, फिर 1 मिनट प्रतीक्षा करी और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो हम क्या देखते हैं, अब क्या जीव द्रव्य कुंचन हुआ। जीव द्रव्य कुंचन देखो क्या था, कोशिका का सिकुड़ जाना, ठीक है। जब हम उसको नमक या शक्कर के सांद्र विलयन, कौन से विलयन, सांद्र विलयन में रखते तो सिकुड़ते हैं। तनु विलयन में रखेंगे तो फूल जाएगा, सांद्र विलयन में रखा तो सिकुड़ते हैं, और सिकुड़ने के बाद जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है वो प्रोसेस, ठीक है। लेकिन जब हमने पत्ती को पहले उबाला और फिर उसको स्लाइड पर रखकर फिर उस पर 2-3 सांद्र विलयन की बूंदें डाली तो उसमें जीव द्रव्य कुंचन नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। क्यों नहीं होगा, अब देखो क्या होता है बेटा, देखो इस क्रियाकलाप में क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्रासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। अब क्यों नहीं हुआ जीव द्रव्य कुंचन यहाँ पर, क्योंकि वो कोशिका क्या हो गई बेटा, मर गई, ठीक है। अब जब मर गई तो उसकी क्या होगी, शक्ति खत्म हो गई। जैसे आपको खाना ना दें कुछ दिनों तक तो आपके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी नहीं कि आप उठ के चल सको कहीं तक भी, ठीक है, या ज़्यादा तेज बोल सको, आपको सांस चढ़ने लगेंगे अगर आप एक स्टेयर भी ऊपर चढ़ोगे तो, या उतरोगे भी तो भी, ठीक है। तो क्या होती है, वो क्षमता कार्य करने की खत्म हो जाती है। तो प्रासरण विधि द्वारा जल को अवशोषण करने की जो उस कोशिका की क्षमता थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वो मृत हो चुकी थी, ठीक है। अब कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है, ठीक है। अब देखो क्या है, इस कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, जीव द्रव्य कुंचन हमने पढ़ लिया। अब कोशिका भित्ति क्या करती है, हमने क्या कहा, अगर हम विलयन में रखते हैं तो कोशिका को, अगर उसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं होगी तो क्या होता है, हमने ये बात की ना अभी तक सिकुड़ने और फूलने की। अगर कोशिका भित्ति नहीं होगी तो वो सिकुड़ती या फूलती रहती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर मृत भी हो सकती है वो। तो कोशिका भित्ति क्या करेगी, उसके वातावरण का जो भी सांद्रता है उसमें क्या करती है, उसको जीवाए रखती है, एक तरीके से सुरक्षा प्रदान, हमने पढ़ा था ना, करती है। तो कैसे करती है वो सुरक्षा, ऐसे ही करती है कि बाहर ज़्यादा ठंड है, अंदर गर्मी है, तो वो तापमान अंदर ना जा सके, इसको रोकने का कार्य कोशिका भित्ति करती है। इस तरीके से वो उनको सुरक्षा प्रदान करती है कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक। तो कोशिका भित्ति जो है पौधों के अंदर, कवक के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर क्या करती है, कम तनु विलयन के अंदर, ठीक है, बिना फटे, कम, देखो तनु विलयन में क्या होती है, कोशिका फूलती है तो बिना फटे उनको जिंदा रखने की कोशिश करती है। ऐसे माध्यम में कोशिका प्रासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। अब कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। देखो जब हमने क्या किया, तनु विलयन के अंदर कोशिका रखी, उसके चारों तरफ क्या है, कोशिका भित्ति भी है। अब क्या करेगी, जब तनु विलयन है तो तनु विलयन में ये फूल के इतनी मोटी होने की कोशिश करेगी, लेकिन जो कोशिका भित्ति है, अब अंदर से तो दबाव आ रहा है कि ये फूलेगी, और बाहर से कोशिका भित्ति इस पर दबाव डाल रही है कि ये नहीं फूले, ठीक है। तो कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोशिका भित्ति इसको फूलने से रोकती है, जिससे क्या होगा, फूलने से रोकने का मतलब क्या है, इसके अंदर अधिक पानी जाने से रोक देगी, तभी तो वो फूलेगी नहीं, ठीक है, समझे। तो इसीलिए कोशिका भित्ति जो है पौधों को उसके चारों तरफ के वातावरण से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जबकि जंतु कोशिकाएं क्या होती हैं, अगर बाहर जो टेम्परेचर है वो अधिक हो गया तो वो क्या करेंगे, एसी वाले उसमें आ जाएंगे कमरे में, कूलर पंखा चला लेंगे, तो उनकी सांद्रता बाहर की और भीतर की क्या होगी, एक जैसी रहेगी। तो इससे क्या होगा, उनको ना ही ज़्यादा क्या होगा, फूलेंगी उनकी कोशिकाएं, और ना ही ज़्यादा क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। ओके, ये तो कोशिका भित्ति का कार्य तुम्हें एक्चुअली में समझ आ गया होगा। अभी तक तुमने सिर्फ ये जाना था सुरक्षा करती है, कैसे करती है वो जान लिया। अब हम करते हैं बेटा केंद्रक का क्या कार्य है, ठीक है। केंद्रक कहाँ पर होता है, कोशिका के बीच में स्थित होता है। तो आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली के अस्थायी स्लाइड बनाई थी, हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंदें डाली थी। क्यों डाली थी, यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड को देखते तो क्या होता, प्रयत्न करो देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई थी, ठीक है, जिससे हमें वो हर एक अलग अलग दिखाई देने लगी थी। कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंग जाते हैं, ठीक है। कुछ जो है अक्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं और कुछ क्या कम के, जिससे हमें उनमें डिफरेंस समझ आ जाता है। लेकिन
अगर हम उस पर वो आयोडीन की बूंदें नहीं डालते तो वो हमें एक जैसी ही दिखाई देती, जिससे हमें डिफरेंस करने में दिक्कत होती। अब तुम किसी भी चीज़ की बाउंड्री करते हो, तुमने कोई चीज़ लिखी तो तुम अपनी कलरफुल बनाते हो ना अपनी नोटबुक को, क्यों? क्योंकि हर चीज़ तुम्हें हाईलाइट होए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। अगर तुम ब्लू पेन से सब कुछ लिख दोगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ हेडिंग है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन और मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका को रंगने के लिए हम किस किस का उपयोग कर सकते हैं, आयोडीन विलयन का और सेफ्रानिन का या फिर मैथिलीन ब्लू, इन तीनों का इस्तेमाल हम कोशिका को रंगने के लिए कर सकते हैं। अब हमने प्याज की कोशिका को देखा, आओ अब हम उसमें अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखें जो हमारे शरीर से ली गई हैं। कांच की स्लाइड बनाओगे फिर से, ठीक है, और उस पर एक बूंद पानी रखोगे, फिर आइसक्रीम खाने वाली चम्मच से अपने गाल की जो अंदर की खाल है बेटा उसको धीरे से खुरचोगे और उसको चम्मच पर किसी वस्तु चिपक गई हो, ठीक है, क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है, सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर रखने की, समान रूप से फैलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो तुमने आइसक्रीम वाली चम्मच से थोड़ी सी काटी थी ना उसको फैला के उस कांच वाली जो स्लाइड है उस पर रखोगे, फिर उसको क्या करोगे, रंगोगे, मैथिलीन ब्लू से रंग दिया, फिर उसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। ठीक है, कवर स्लिप भी रखेंगे ताकि जो हमने वो विलियन की बूंदें डाली थी उससे बुलबुले ना बने, वो एक जैसे हो जाए। इसके ऊपर एक और कांच की वो परत रख देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कवर स्लिप। ठीक है, फिर इस आकृति को एक पेपर अब क्या होगा, कोशिका की आकृति कैसी होगी सूक्ष्मदर्शी में देखने पर, उसकी आकृति हम एक पेज पर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार या अंडाकार डोट की तरह संरचना देख रहे हैं? तो बेटा तुमने देखा था प्याज वाले में भी क्या था, ऐसे तुम्हें दिखाई दी थी, लेकिन उनके बीच में ये डोट डोट से दिखाई दिए थे तुम्हें। तो यही क्या है तुम्हारा, ये डोट डोट जैसी संरचना, ये तुम्हारा केंद्रक है हर कोशिका के अंदर। ओके, तो केंद्रक के चारों ओर धोरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जैसे कोशिका झिल्ली होती है ना बेटा चारों तरफ, ऐसे ही केंद्रक के चारों तरफ भी एक झिल्ली होती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। ओके, अब इसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे क्या थे बेटा, इसमें छोटे छोटे छिद्र थे ना कोशिका झिल्ली में, ऐसे ही इसके अंदर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कोशिका द्रव्य को अंदर जाने से और बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, अब अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है और जो कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बस तुम इतना जान लो, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, जहाँ से अंदर का द्रव्य बाहर आ सकता है और बाहर का द्रव्य अंदर आ सकता है। ठीक है, अब केंद्रक में क्या होते हैं बेटा, हमने ये पढ़ा, ये हमारा केंद्रक है और ये इसकी क्या है, केंद्रक झिल्ली है जो इसको क्या करती है, कोशिका द्रव्य से अलग करती है। ठीक है, झिल्ली का काम क्या होता है, ये वाली झिल्ली कोशिका की दूसरी कोशिका से इसको अलग कर रही थी, अब केंद्रक की जो झिल्ली है उसको क्या करेगी, कोशिका द्रव्य से अलग करेगी। ठीक है, तो अब हमने ये क्या कहा, ये केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक झिल्ली है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेटा धागेनुमा संरचना, इस तरीके की धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जिसे कोशिका विभाजन के समय क्या करा जाता है, छड़ाकर दिखाई पड़ते हैं। यानी क्या होते हैं ये क्रोमोसोम हमें जब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, जब कोशिका टूटती है पहले 2 टुकड़ों में, 2 से 4 टुकड़ों में, इस तरीके से टूट टूट कर बहुत बड़ी होती जाती है और किसी भी एक अंग का निर्माण करती है। तो ऐसे ही जब ये टूटती है तो उस समय पर हमें कोशिका विभाजन के समय पर क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है जो माता पिता से डीएनए, ठीक है, डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। अब क्रोमोसोम जो ये धागेनुमा संरचना थी ना, इनको ही क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। अब इन धागेनुमा संरचना पर जगह जगह पर छोटे छोटे क्या होते हैं, जीन चिपके होते हैं। अब इन्हीं जीन के अंदर क्या होते हैं, वो गुण होते हैं जो दूसरी संतति के अंदर जाते हैं, डीएनए अणु जिनको बोल देते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो ये क्रोमोसोम धागेनुमा संरचना है ये किसकी बनी होती है, डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए के और प्रोटीन के। डीएनए क्या होता है बेटा, क्या, प्रोटीन तो तुम पढ़ चुके हो क्या होता है, डीएनए को तुम आगे क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, अभी तुम इतना जान लो, डीएनए भी एक तरीके का पदार्थ होता है, ठीक है, मटेरियल होता है।
तो डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। यानी कि डीएनए के अंदर वो सारी सूचनाएं होती हैं जिससे एक नए जो संतान होती है, संतति होती है, उसका जन्म हो सकता है कि उसमें आंखें कैसी होंगी, उसके बाल कैसे होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर होती है। ठीक है, जैसे तुम्हारा सिलेबस होता है ना कि तुम क्या पढ़ने वाले हो, बुक के अंदर इंडेक्स होता है ना तुम्हारी बुक में पहले, तो तुम्हें पता चल जाता है कि इस बुक के अंदर तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो और कौन से पेज पर। वही डीएनए के अंदर होता है कि डीएनए में ये पता चलता है कि इस जो अब नई संतति जन्म लेने वाली है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं? अब जो डीएनए है जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जो ये काम करता है, जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन, जो ये मान लो ये चैप्टर्स होते हैं ना, इंडेक्स के अंदर क्या लिखा होता है? चैप्टर्स लिखे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा पूरा पूरा चैप्टर होता है। ऐसे ही इस डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन होते हैं। ठीक है, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा रहती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हम क्या कहेंगे? डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ठीक है, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती तो यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में, अब देखो कोशिका विभाजन हम हर समय पर नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो जब कोशिका विभाजन नहीं हो रहा होता तो जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है? क्रोमैटिन के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें? यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहते। कौन? जीन। जब कोशिका विभाजन नहीं होता तो ये जो क्या नाम है बेटा, डीएनए था, वो एक क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में क्या रहता है? विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है। अब क्रोमैटिन पदार्थ जो है धागे की तरह एक रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। क्या बोला जा रहा है समझो, केंद्रक है। अभी कोशिका विभाजन नहीं हो रहा तो ये क्या होगी? धागेनुमा संरचना के रूप में ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये कोशिका विभाजन करना शुरू करेगी तो ये अपना आकार बदल लेंगे, कुछ इस तरीके के धागे से अलग बन जाएगा। अब ये क्या है? गुणसूत्र कहलाएंगे। अभी तक तो ये क्या कहलाता? क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम क्या था? क्रोमैटिन पदार्थ कहला रहा था, धागेनुमा संरचना थी जो। लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजित होना शुरू करती है तो ये क्या करते हैं? इस तरीके का रूप ले लेते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, जो सभी में चले जाते हैं धीरे धीरे टूटकर। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो ये क्रोमोसोम में क्या होते हैं? संगठित हो जाता है। ठीक है, जो क्रोमैटिन पदार्थ धागेनुमा संरचना थी वो किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम में। जो मैंने ये तुम्हें ऐसी संरचनाएं बन के दिखाई थी, इनको क्रोमोसोम भी बोलते हैं और गुणसूत्र भी बोलते हैं। लेकिन जब विभाजित नहीं होती है कोशिका तो ये क्रोमैटिन पदार्थ रहता है। ठीक है, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक भूमिका निभाता है। अब कोशिकीय जनन जो होता है उसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? केंद्रक। ठीक है, इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। हमने पढ़ा था जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका से ही बनती है। तो पहले ये क्या थी? एक कोशिका थी, ये धीरे धीरे क्या होगी? बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी और टूट जाएगी। तो दो नई कोशिकाएं पुरानी वाली से बनी। तो जो कोशिका है, एक अकेली कोशिका विभाजित होती है और दो नई कोशिकाएं बनती हैं। यह कोशिका के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करता है। कौन? केंद्रक। साथ ही सजीव कोशिका को रासायनिक क्रिया को भी निर्देशित करता है। यानी कि जो सजीव कोशिकाएं होती हैं वो क्या क्या कार्य करती हैं उसको निर्देश या कंट्रोल करने का कार्य भी केंद्रक करता है। ठीक है, इसलिए केंद्रक को एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अब बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्र का क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। अब देखो हमने क्या कहा, क्या होता है कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के बाहर क्या होती है? एक झिल्ली होती है जो उसको क्या करती है कि कोशिका द्रव्य से अलग करती है। लेकिन जो इनकी बैक्टीरिया जीवाणु होती है उनकी जो कोशिका होती है उनके अंदर जो केंद्रक होता है बेटा, उसका जो अक्षेत्र है कि कहाँ तक है वो डिफाइन नहीं होता है। एक पर्टिकुलर मतलब उसके बाहर झिल्ली होती नहीं है। अब तुम सोचो तुम्हारा स्कूल है, अगर स्कूल के चारों तरफ की बाउंड्री नहीं बनेगी तो तुम्हें क्या पता कि स्कूल कहाँ तक है तुम्हारा? तुम पता ही नहीं लगा पाओगे कि स्कूल है या गली स्कूल के अंदर की है या स्कूल के बाहर की है, तो नहीं पता लगा सकते ना उसका स्पष्ट रूप से। तो क्या है, झिल्ली एक तरीके से बाउंड्री का कार्य करती है जो अलग करती है उसको दूसरे अपने आसपास से। लेकिन जो जीवाणु है उसके अंदर जो केंद्रक है उसकी कोई झिल्ली नहीं होती, तो उसके अंदर हमें ये पता ही नहीं चलता कि जो केंद्रक है उसका जो अक्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक अक्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। तो ऐसे में सिर्फ एक क्रोमैटिन पदार्थ ही होता है। ऐसे अक्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। और जो जिसमें क्या होता है बेटा, केंद्रकाय किसको बोलते हैं? जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती और जो उसका केंद्रक है अस्पष्ट होता है, पता ही नहीं है कहाँ तक फैला है। तो उसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं? क्रोमैटिन पदार्थ ही होते हैं, खाली और कुछ नहीं होता।
और उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रकाय। क्या बोलते हैं, केंद्रकाय। बहुत सारी टर्म्स आएंगी बेटा इसमें, लेकिन ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक, क्या, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब होता है आदि, ठीक है, अथवा पूर्व, और कैरियोटिक मतलब कैरियोन यानी कि केंद्रक। ओके, तो क्या है, उसमें केंद्रक नहीं होता। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो आप ये सोचो, यू हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यू यानी कि हमारे अंदर बहुकोशिकीय जीव जितने भी हैं उन सभी के अंदर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होती है। यूकैरियोटिक बोलेंगे हमें, हम यूकैरियोटिक है ये समझ लो, हमारे अंदर क्या है, कोशिका झिल्ली है। लेकिन जो जीवाणु हैं और कुछ हरे नीले शैवाल होते हैं उनके अंदर भी ये नहीं पाई जाती, तो उनको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। यानी कि देखो बेटे बेटे जैसे एक कोशिका जीव होते हैं उसमें सारे कार्य एक ही कोशिका करती है ना। जब एक बात बताओ, इसका कोई अक्षेत्र निर्धारित है ही नहीं केंद्रक का कहाँ तक है, तो इसके आधे से ज़्यादा जो कार्य हैं बेटा वो कोशिका द्रव्य ही करता है, ठीक है। पता ही नहीं है केंद्रक कहाँ तक फैला है, तो वो कोशिका द्रव्य ही उसके आधे से ज़्यादा कार्य करता है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्ली द्वार पुटिका के साथ होता है। जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उनमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा और झिल्लीदार पुटिका भी होंगी, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो क्लोरोफिल है वो प्लास्टिड में होता है, यानी कि उसके लिए एक अलग से कमरा बना हुआ है जिसमें वो होता है क्लोरोफिल। लेकिन जो ये थे प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक वालों में एक अलग से कमरा नहीं होता, वो बस ऐसे ही जगह जगह पर फैला होता है झिल्लीदार पुटिका में, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये तुम्हें दिखाई हुई है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब यहाँ पर देखो इसका केंद्रक कहाँ तक फैला हुआ है, कोई निर्धारित ही नहीं है कि ये कहाँ तक इतना लंबा में फैला हुआ है। ये तो तुम्हें दिखा दिया, फिर भी ऐसा इसकी कोई बाउंड्री नहीं बनाई हुई है, क्या पता और भी आगे तक फैला हो, ठीक है। और इसके बाहर क्या एक कोशिका भित्ति है, फिर अंदर उसके प्लाज्मा झिल्ली है, और ये अंदर और भी हम ये राइबोसोम वगैरह हैं ये हम पढ़ेंगे। और इसके केंद्र की कोई कोशिका झिल्ली नहीं है तो इसको हम कोशिकाएं बोलते हैं। हमने अभी पढ़ा था, क्या बोलेंगे, कोशिकाएं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिका द्रव्य, उसको बेटा हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा। इसकी रिवीजन करो, कई बार देखो, समझ नहीं आता तो धीरे धीरे आपको याद होने लगेंगी चीज़ें, ठीक है। और फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना बेटा, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट दूर करने की। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।